हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। दोस्तों, अब हम लोग ना मेवाड़ रीजन को डिस्कस करते हैं। हम लोग, आपको याद होगा कि रीजनल किंगडम्स को डिस्कस कर रहे थे। गुजरात की कहानी हम लोगों ने देख ली थी। एक मिनट पहले मेवाड़ पे, यहाँ पर अगर आप इसको देखो, हाँ, वेस्टर्न इंडिया के कंटेक्स में हम लोग तीन रीजनल किंगडम्स को डिस्कस कर रहे थे। एक आपका था गुजरात, दूसरा मालवा, ये दोनों तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा मेवाड़ रीजन रह गया, यानी कि राजपूताना किंगडम्स, राजस्थानी किंगडम्स। तो मेवाड़ जो है उस टाइम पर क्या था, राजस्थान में है, राजपूताना किंगडम है। लेकिन प्रॉपर जगह अगर हमें जाननी हो, ये कौन से किंगडम की बात हो रही है, कौन से एम्पायर की बात हो रही है, तो वो है उदयपुर। राजस्थान में आश्रमा बड़ी सारी जगह होती है ना श्रेया। आपका बीकानेर है, जैसे जयपुर है, उदयपुर है, ये सारे अलग अलग हैं। हम इनको कॉमनली बोल देते हैं कि राजस्थान के एरियाज हैं, राजस्थान के रीजन्स हैं। तो मेवाड़ किंगडम क्या है, उदयपुर किंगडम है। इसको ओरिजिनली बोला जाता था मेथपात। क्या बोला जाता था, मेथपात। और समय जैसे जैसे आगे बीता, तो जो नाम था मेथपात, वो आगे चलकर क्या बन गया, वो बन गया मेवाड़। तो मेवाड़ के नाम की कहानी समझ में आ गई। मेवाड़ उदयपुर किंगडम था, शुरू में नाम था मेरपात, वक्त जमाना आगे बीता, आगे चल चलकर नाम हो गया मेवाड़। ठीक है। जो रूलर्स थे मेवाड़ के, वो एक टाइटल यूज करते थे, महाराणा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या फिर कस्टोडियन। ये महाराजा या किंग टाइटल यूज नहीं करते थे। ये प्रॉपरली जो नॉर्दर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया के रूलर्स थे, वो यूज करते थे महाराजा या किंग जो टाइटल है। लेकिन मेवाड़ रीजन, राजपूताना या राजस्थानी जो रूलर्स थे, वो क्या यूज करते थे, महाराणा। जैसे अगर हम बोले महाराणा प्रताप, तो आ, इसका मतलब महाराणा उसका एक टाइटल है ना। ठीक है। तो एज दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी मेयरली कस्टोडियंस ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन, मतलब ये अपने आप को एक हिंदू सिविलाइजेशन का धर्म रक्षक मानते थे, या फिर काइंड ऑफ कस्टोडियन मानते थे, बॉडीगार्ड मानते थे। और ये चीज हमें इनके मंदिरों से भी देखने को मिलती है। इन द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड एक लिंग, एक लिंग जी, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना शिव जी, शिव जी के साथ एसोसिएटेड है शिवलिंग। तो ये एक लिंग जी। अगर आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी हो, कोई भी वॉर इनिशिएट करने से पहले जो आ, राजा रावल रतन सिंह का रोल जिसने निभाया है, शाहिद कपूर ने, हमें उसका एक कमांडर इन चीफ होता है आर्मी का, गोरा सिंह, है ना। आपने उस मूवी में देखा होगा। तो जब भी वो कोई वॉर इनिशिएट करता है ना, वो कहता है जय एकलिंग जी की। कभी अगर आप ध्यान से सुनना उसको, वो कहता है जय एकलिंग जी की। तो एकलिंग क्या है, शिवलिंग को ही कहा जाता है, अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज मेधपतेश्वर, यानी कि लॉर्ड ऑफ मेधपत, लॉर्ड ऑफ मेवाड़। अब क्योंकि शिवलिंग के तौर पर या शिवजी के तौर पर नाम यूज यहां पर एकलिंग करा जा रहा है, और उस मूवी के अंदर भी जो आपको दिखाया गया है, वो चित्तौड़ दिखाया गया है, मेवाड़ दिखाया गया है। राजा रावल रतन सिंह उसी का रूलर होता है, वो भी राजपूताना है, वो भी राजस्थान की कहानी है। तो इसलिए हम लोग भी मेवाड़ की कहानी पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको वो कनेक्शन बता रहा हूं कि उस मूवी के अंदर गोरा सिंह यूज करता है वर्ड जय एकलिंग जी की। ठीक है, यानी कि शिव जी की जय। तो मेवाड़ का जो राइज होना शुरू होता है, वो 15वीं शताब्दी में शुरू होता है। और ये एक मुख्य कारण बनता है कि नॉर्दर्न इंडिया में एक पॉलिटिकल राइज राजपूताना किंगडम की भी स्टार्ट होती है। जो पावर थी राजपूताना की, चौहान्स की, ठीक है, वो खत्म हो जाती है विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंबोर बाय अलाउद्दीन खिलजी। चौहान्स के बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, प्रीवियस 2-3 चैप्टर्स में। ठीक है। तो चौहान राजाओं की जो ताकत थी, जो कि राजपूताना सिंबल थे, उनकी ताकत खत्म हो जाती है जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पे कब्जा कर लेता है। तो आफ्टर बीइंग ओवररन बाय द आर्मीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मेवाड़ जो है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं रह जाता, मतलब अपने आप में सक्षम नहीं रह जाता, क्योंकि अब वो खिलजी सल्तनत की, खिलजी डायनेस्टी की छत्र छाया में आ गया, दिल्ली सल्तनत की छत्र छाया में आ गया। उसके बाद 1335 में क्या होता है, राणा हमीरा, एक मिनट, राणा हमीरा इस्टेब्लिश द सेकेंड गोहिला डायनेस्टी ऑफ चित्तौड़। ठीक है। एंड ऑल्सो बिकेम द प्रोजेनिटर ऑफ द सिसोदिया क्लैन, यानी कि सबसे बड़ा बेटा था, तो ये गद्दी पर आके बैठ गया। अ ब्रांच ऑफ घिलोट क्लैन।
अब इसको चाहे आप गोलिया कह लो या घिलोट कह लो, ठीक है। टू विच एवरी सक्सीडेड महाराणा ऑफ मेवाड़, अब ये महाराणा वाली जो बात है यानी कि प्राइम मिनिस्टर या कस्टोडी ऑफ मेवाड़ हैड बिलोंग, ये पहला ऐसा रूलर था जिसने टाइटल स्टार्ट करा राणा का, ठीक है। इससे पहले लोग क्या यूज कर रहे थे, महाराणा। एंड ही ऑल्सो बिल्ड द अन्नपूर्णा माता टेम्पल। अच्छा, अन्नपूर्णा जो माँ होती है ना, ऐसा माना जाता है हिंदू परंपरा के अनुसार, ये विश्वास करा जाता है कि ये आपके किचन के अंदर निवास करती हैं। आपके घर में जो खाना पीना या जो खाने पीने की जो बरकत होती है कि आप निवाले खा पा रहे हो, खाने पीने की कमी नहीं है, किचन में आपकी प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा है, तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ये माँ अन्नपूर्णा की कृपा से होता है। मैं एक लिंक और बताता हूँ आपको, जो लॉर्ड जगन्नाथ जी का जो टेम्पल है ना पुरी के अंदर, वहां पे एक ना चावल के भात होता है, जो कि आपने कई बार सुना होगा। बिस्मय मुझे कहता है कि सर आपका प्रसाद मुझे भेजना, आप अपना एड्रेस भेज दो मुझे ज़रा, है ना, पार्सल करवाना है। तो वो मुझे सूखे चावल का वहां पर प्रसाद भेजता है। तो आशिमा उसमें एक ना विश्वास करा जाता है श्रेया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारी शादी है, अब उसमें खाना बन रहा है और यार एक लगता है ना कि कितने मेहमान आएंगे और खाना खत्म ना हो जाए या पता नहीं क्या हो जाए, तो ऐसा विश्वास करा जाता है कि जगन्नाथ जी का नाम लेकर और अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद लेकर वो जो लॉर्ड जगन्नाथ के जो पुरी के अंदर जो चावल जो मिलते हैं, मतलब वो बहुत सारे मिलते हैं, उसका एक दाना खाने के आप बर्तन में हर एक पात्र में मिला दो, तो बारातियों को कभी भी या जो रिश्तेदार आएंगे, जो शादी में जितने भी मेहमान आए हैं, उनको खाने की कमी नहीं होगी, खाना एक्स्ट्रा ही बचेगा, कम नहीं पड़ेगा, ये विश्वास करा जाता है। और अगर आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, हमेशा जो बावर्ची होगा ना आपकी शादी में, तो वो हमेशा रिक्वेस्ट करेगा आपकी मम्मी से या पापा से कि अगर भाई साहब जगन्नाथ के चावल का कहीं इंतजाम हो सकता है ना, तो आप एक दो दाने हर एक खाने के पात्र में डलवा दो, तो बारातियों को कमी नहीं होगी खाने की, ठीक है। ये छोटी सी मैंने हिंदू परंपरा की आपको बात बताई। मैं पहले अन्नपूर्णा माता का टेम्पल दिखाता हूं आपको। चित्तौड़गढ़, ये इनका मंदिर, यहां पर देखो, इधर राजस्थान के अंदर चित्तौड़ में, उदयपुर में, ठीक है। और मां अन्नपूर्णा अंदर जो मूर्ति बनी हुई है ये वो, ठीक है। एंट्रेंस ये, ठीक है। समझ गए ये वाली चीज। तो विच इज लोकेटेड इन द चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन राजस्थान, मतलब चित्तौड़गढ़ किले में ही है, इसलिए आपको यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है बार बार। देखो अन्नपूर्णा माता का मंदिर एट चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये रहा, ठीक है। इसका एक एरियल व्यू दिख जाए, यहाँ पर सही है, परफेक्ट पिक्चर। इधर ये पूरा का पूरा किला है, इस किले के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, ये अन्नपूर्णा माता जी का, ठीक है। तो आफ्टर एसेसिनेशन ऑफ राणा हमीरा, ये जो गद्दी पर आया था राणा हमीरा, ठीक है, इसने ही ये सेकंड गुलिया डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है। गिलोट कह लो या फिर गुलिया कह लो, इसका हो जाता है मर्डर, ठीक है। तो आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ राणा हमीराज ग्रैंडसन, एसेसिनेशन ऑफ राणा हमीराज ग्रैंडसन, अच्छा इसका मर्डर होता है महाराणा मुकाल का। फिर इसका जो बेटा होता है राणा कुंभ, ये गद्दी पर बैठता है मेवाड़ की 1433 सी में। तो राणा कुंभ के बारे में हम जानते हैं, राणा हमीरा की कहानी और इसके पोते की कहानी जो था महाराणा मुकाल, इसकी तो खत्म हो जाती है। इसका जो बेटा होता है राणा कुंभ, वो गद्दी पर आता है 1433 सी में, ठीक है। अब हमें सी वगैरह बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अब एडी शुरू हो ही गया, तो जैसे अगर हम 2023 आप बोलेंगे तो 2023 सी तो नहीं बोलेंगे ना, तो लेकिन फिर भी लिखा होता है, मैं इसलिए बोल देता हूँ राणा कुंभ, या इसका जो दूसरा नाम था कुंभकर्ण सिंह, ठीक है, कुंभकर्ण सिंह। ही रेज मेवाड़ टू द स्टेटस ऑफ पावर, जिसको जाना गया, आसपास के रूलर्स ने रिकॉग्नाइज करा कि मेवाड़ एक
अच्छा किंगडम है, पावरफुल किंगडम है, पावरफुल एम्पायर है। और जो वो बिल्कुल उसकी पावर जो ऑब्सक्योर होकर रह गई थी, स्पेशली राणा हमीर के स्टेप डाउन करने के बाद, मतलब खुद से गद्दी छोड़कर नहीं गया था लेकिन बूढ़ा हो गया था तो वो चला गया। उसके बाद महाराणा मोकाल की मृत्यु के बाद तो बिल्कुल ही जो मेवाड़ किंगडम जो साइडलाइन होकर रह गया था, उसको दोबारा उस ऑब्सक्योरिटी से निकालकर दोबारा पावरफुल बनाने का जो काम करा वो राणा कुंभ ने करा है, जिसका नाम था कुंभकर्ण सिंह। कुंभकर्ण सिंह इसने करा। ये एक बहुत ही टैलेंटेड मिलिट्री कमांडर था, एक रूलर था, हु मेड हिज मार्क इन द पॉलिटिकल एज वेल एज द कल्चरल फील्ड। राजनीतिक क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में इसने काफी अपना योगदान दिखाया है मेवाड़ रीजन में, उदयपुर रीजन में, उदयपुर किंगडम के लिए। ठीक है, बहुत सोच समझकर ध्यान से इसने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करा और इसने डिप्लोमेटिक स्किल्स का भी यूज करा। तो साम दाम दंड भेद कर कर इसने एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी को ना अपनाते हुए सबसे पहले कंसोलिडेशन की पॉलिसी अपनाई एंड इंटरनल राइवल्स को हराया इसने। ठीक है, तो राणा कुंभ ने क्या करा, ही कॉन्कर्ड स्टेट्स लाइक बूंदी, कोटा, चत्सू, मालपुरा, अंबेर एंड दुंगेरपुर। मेजोरिटी ऑफ ये जो स्टेट थी उन्होंने राणा कुंभ की छत्र छाया को एक्सेप्ट करा और उसके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंतर्गत वो आए। इसने इसके बाद कब्जा करना शुरू करा ऑन द रीजन्स लाइक सांबर, दिलवाना, मंडोर, नगौर, रणथंभौर, सिरोही, गजरन, अजमेर, मंदलगढ़, आबू, तोड़ा एक्सेट्रा टू हिज किंगडम। ठीक है, इसने सब रीजन्स को मिक्स कर लिया अपने किंगडम के अंदर। तो आप देख सकते हो ध्यान से सोच समझकर इसने कैसे अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करा। हल्का सा एक्सपेंशनिज्म, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक्सपेंशनिज्म, फिर कंसोलिडेशन। राणा कुंभ और जो सुल्तान महमूद खलजी जो थे मालवा रीजन के, ठीक है, इनकी आपस में लड़ाई होती रहती थी, जैसा कि हम पढ़ भी रहे थे मालवा रीजन में महमूद खलजी के बारे में। राणा कुंभ जो है, ही हैड गिवन शेल्टर टू अ राइवल ऑफ महमूद खलजी, उसके दुश्मन को इसने पनाह दी थी और उसको मालवा रीजन में सुल्तान बनाने की कोशिश भी करी थी। हालांकि मैंने आपको बताया था महमूद खलजी वाले जो लोग थे, ये जो मालवा रीजन के अंदर, ये सुल्तान टाइटल यूज नहीं करते थे। आप समझ जाओ, रूलर बनाने की कोशिश करी थी महमूद खलजी को, उसकी सत्ता से उखाड़ने की कोशिश करी थी। बदले में महमूद खलजी ने क्या करा, ही गेव शेल्टर एंड एक्टिव एनकरेजमेंट टू सम ऑफ द राइवल्स ऑफ राणा कुंभ। तुम मेरे शत्रुओं को पनाह दे रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हारे शत्रुओं को पनाह दूंगा। जैसे राणा कुंभ का जो भाई था मोकल, ठीक है, वो खुद इसके खिलाफ था, उसको इसने पनाह दी थी। जैसा कि अभी हमने देखा, राइटर आपसे कह रहे हैं कि राणा कुंभ और महमूद खलजी जो है ये आपस में लड़ते थे एंड इंटरेस्टिंगली बोथ साइड्स क्लेम विक्ट्री। कुंभ जो है हमने पढ़ा भी था जब हम लोग मेवाड़ रीजन के बारे में पढ़ रहे थे विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ महमूद खलजी। तो कुंभ इरेक्टेड अ विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। उसको लगा कि मैं विजेता हूं, जितनी भी कॉन्क्वेस्ट मैं करता हूं, जितनी भी मेरी भिड़प होती है महमूद खलजी और उसकी फोर्सेस के साथ। ही ऑल्सो कंसोलिडेटेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ चित्तौड़ एंड कंस्ट्रक्टेड अ रोड रनिंग थ्रू इट 7 डोर्स। अब जो राणा कुंभ जो था, इट इज रेदर एडमायरेबल ऑफ राणा कुंभ दैट ऑल्दो ही वाज सोरली प्रेस्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, हर जगह से उसके ऊपर दबाव था, ही वाज लार्जली एबल टू मेंटेन हिज पोजीशन इन मेवाड़। जो कुंभलगढ़ का जो किला था, इसको हर जगह से घेर लिया गया काफी बार बाय गुजराती फोर्सेस। महमूद खलजी जो था, ही वाज एबल टू रेड एज फार इनलैंड एज अजमेर एंड इंस्टॉल हिज ओन गवर्नर। मतलब जो लड़ाई चल रही है इनकी वो कंटिन्यू है और महमूद खलजी जो है वो इसके एरिया में अजमेर तक घुस गया था और अपना गवर्नर उसने इंस्टॉल करवा दिया था अजमेर रीजन में। तो राणा जो है, ही वाज एबल टू रिपल्स दीज अटैक्स एंड रिटेन पोजीशन ऑफ मोस्ट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ सम ऑफ द आउटलाइंग एरिया सच एज रणथंभौर। कुछ एरियाज उसके हाथ से चले गए थे, इतनी ज्यादा इसने विजेता प्राप्त करी ना, इतने सारे एरियाज को इसने छीना है। कुछ एरियाज लाइक रणथंभौर जैसे एरियाज चले गए थे, लेकिन बाकी एरियाज पर उसने कब्जा करने नहीं दिया महमूद खलजी को, जो कि मालवा रीजन से था। और महमूद खलजी का कुछ भी लेना देना नहीं है जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के साथ, दोनों बातें अलग हैं। ठीक है, ये मालवा रीजन का एक सुल्तान है और जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के साथ एसोसिएट करते हैं अपने आप को। ठीक है, अगर हम लोग बात करें राणा कुंभ की या कुंभकर्ण सिंह की, एक ही नाम है। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, और अच्छा गायक भी था, खुद भी एक अच्छा म्यूजिशियन था, बहुत अच्छा वीणा बजाता था। ही वॉज एक्लेम्ड एज, इसको एक टाइटल दिया जाता है संगीत शिरोमणि, एंड रोट एन आउटस्टैंडिंग ट्रिटाइस ऑन इंडियन म्यूजिक, संगीत राज। इसने कुछ और भी वर्क्स जो थे वो लिखे, लाइक संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर एंड शूद्र प्रबंध।
He also patronized great scholars such as Mahesh and Atri, द कंपोजर्स ऑफ द इंस्क्रिप्शंस ऑफ विक्ट्री टावर, जो कि इसने बनवाया था जब भी ये महमूद खलजी को और उसकी फोर्सेस को हरा देता था। इसने बसंतपुर की जो सिटी है, जो उसका शहर है, उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। ही बिल्ट सेवरल इन्स, पैलेसेस, पॉन्ड्स, स्कूल्स एंड टेम्पल्स, यानी कि एग्रीकल्चर से लेकर लोगों की सोशल लाइफ के साथ एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं, स्कूल, तालाब, पैलेसेस, छोटे छोटे रुकने की जगह यात्रियों की, कैनाल्स, डैम्स, ये सब कुछ इसने, और मंदिर, सब कुछ यहाँ पर इसने कंस्ट्रक्ट करवाया था। अपने किंगडम को डिफेंड करने के लिए इसने 5 किलों का निर्माण करवाया था। एक कुंभलगढ़ का किला, एक अचलगढ़ का किला, एक मदान का किला, एक कोलाना रीजन का किला और एक विराट किला। इसने इसके बाद बड़े सारे क्राफ्ट्समैन और स्कल्पचर्स को भी सपोर्ट दिया था, क्योंकि यहाँ पर किले बनाने का जो काम होता था, जो मंदिर बनाने का जो काम होता था, तालाब का जो निर्माण करवाया जाएगा, स्कूल का जो निर्माण करवाया जाएगा, इनके खुद के जो पैलेसेस बनेंगे, उसके लिए नकाशी करने के लिए, सुंदर सुंदर दीवारें बनाने के लिए, पिलर्स बनाने के लिए, इंस्क्रिप्शंस बनाने के लिए और पिलर्स पर कुछ ना कुछ लिखने के लिए ये बड़े सारे क्राफ्ट्समैन स्कल्पचर्स को पनाह देता था और उनको सपोर्ट करता था। हुआ क्या, बदकिस्मती से इसका मर्डर हो जाता है इसके खुद के बेटे के द्वारा, उदय के द्वारा। ठीक है, उदय जो है वो एक बेकाबू राजा था, बेकाबू प्रिंस था, जिसके अंदर राजा बनने की चाहत थी और उसको पता था कि सब कुछ अच्छा जा रहा है और मेरा बाप तो स्टेप डाउन करेगा नहीं। ठीक है, तो वो क्या करता है, राणा कुंभ या कुंभकर्ण सिंह जिसको बोला जा रहा है, इसका मर्डर कर देता है उदय। ठीक है, उदय सिंह। तो उदय वॉज हाउएवर आउटस्टेड बाय, इसको गद्दी से निकाल के फेंक देता है महाराणा रायमल, जो कि छोटा बेटा था राणा कुंभ का, हु वाज द यंगर सन ऑफ राणा कुंभ, मतलब इसका छोटा भाई। लेटर वन आफ्टर अनदर अनफॉर्चुनेट लॉन्ग फ्रेटिसाइडल कन्फ्लिक्ट विद हिज ब्रदर्स, राणा संग जो है द सन ऑफ रायमल, ही बिकेम द रूलर्स ऑफ मेवाड़, इसका बेटा। नाम होता है इसका राणा संग। राणा संग 1508 टू 1528 सी। ओरिजिनली इसका नाम था संग्राम सिंह। ये पोता था राणा कुंभ का। ठीक है, काफी ज्यादा ब्रेव और फास्ट फिरोशियस रूलर माना जाता है, राजपूत रूलर माना जाता है, जिसने काफी सारे युद्ध लड़े। ही वॉज अ मैन ऑफ इनडोमिटेबल स्पिरिट, यानी कि कभी भी किसी भी हार से, किसी भी ओकेशन से निराश नहीं होता था। ठीक है, एंड डिस्पाइट लूजिंग वन आर्म, एक हाथ अपना खो चुका था, एक आंख अपनी खो चुका था और शरीर पर बहुत ज्यादा इसके चोटें थी, इसने लेकिन फिर भी बहादुरी के साथ सारे के सारे जो राजपूत स्टेट से राजस्थान में, उनके ऊपर इसने विजय प्राप्त करी थी। युद्ध लड़ते हुए ही एक बार की बात है, एक युद्ध में इसने अपना हाथ खो दिया था और दूसरे युद्ध में एक बार की बात है, इसके आंख में ना तीर लग गया था। ठीक है, तो ये अंधा हो गया था एक आंख से। ही वॉज मोर ऑफ अ विजनरी देन अ वॉरियर, यानी कि लंबे समय के बारे में भी सोचता था, सिर्फ युद्ध करना इसकी नीति नहीं थी। गुज्जर प्रतियर किंगडम के गिरने के बाद, गुज्जर प्रतियर कहां पर रूल कर रहे थे, जल्दी बताओ, कहां के रूलर थे गुज्जर प्रतियर? नॉर्दर्न इंडिया ना, राजस्थान, हाँ नॉर्दर्न इंडिया मतलब काइंड ऑफ। ठीक है, हरियाणा रीजन, वेरी गुड, शाबाश। थोड़ा सा नॉर्थ और श्रेया थोड़ा सा, तो हल्का सा वेस्ट, पूरा वेस्ट नहीं, हल्का सा वेस्ट। ठीक है, तो गुज्जर प्रतियर किंगडम के गिरने के बाद जो राजपूत थे पूरे के पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, दे हैड ब्रोकन अप इनटू वेरियस फैक्शंस, आपस में लड़ रहे थे, तू मैम इनके बीच में चल रही थी। बट ही यूनाइटेड द वेरियस फैक्शंस, राणा संघ के ऊपर क्रेडिट जाता है, ही यूनाइटेड दिस वेरियस वॉरिंग ग्रुप्स, वॉरिंग ग्रुप्स मतलब जो आपस में लड़ रहे हैं, जिनके बीच में तू मैम चल रही है, अंडर हिज एबल लीडरशिप, क्योंकि इसको ये लगा था कि हमारा फायदा लिया जा सकता है। गुज्जर प्रतिहार किंगडम, आपको पता है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो बड़ी सारी राजपूत स्टेट जो हैं, जो राजपूताना स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, वो क्रिएट हुए थे, है ना। तो आफ्टर फर्स्ट कंसोलिडेटिंग हिज पावर एट मेवाड़, राणा संघ जो है, ही मूव्ड हिज आर्मी अगेंस्ट द इंटरनली ट्रबल्ड नेबरिंग किंगडम ऑफ मालवा, एज ड्यूरिंग दिस पीरियड मालवा वॉज डिसइंटीग्रेटिंग। जो रूलर था मालवा का, महमूद टू, ठीक है, वो इसको लेकर काफी ज्यादा कॉशियस था अपने दुश्मन को, जिसका नाम था राजपूत रूलर वजीर मेदनी राय, इसकी पावर को लेकर। सो ही सॉट असिस्टेंस फ्रॉम बोथ सुल्तान इब्राहिम लोधी ऑफ दिल्ली एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। जो मेदनी राय था, उसने राणा संघ से रिक्वेस्ट करी कि तुम मेरी मदद करो, तो ज्वाइंड बाय राजपूत रेबल्स फ्रॉम विद इन मालवा, जो राणा संघ की जो ट्रूप्स थी फ्रॉम मेवाड़,
they not only defeated Malwa's army but also their supporting troops from Delhi. तो मालवा जो है it fell under Rana's military power and his chivalry was reflected when he treated Sultan Mahmud with generosity and restored his kingdom even when he was defeated and taken as prisoner by Rana. लेकिन उसको जान से मारा नहीं सुल्तान महमूद को और उसको दोबारा से जो उसका किंगडम था उस पर रीइंस्टॉल कर दिया गया. ही ऑल्सो डिफीटेड द दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी. देख रहे हो कितना पावरफुल रूलर है ये. इब्राहिम लोदी को भी इसने हरा दिया 1518 सी में एट घटोली. और आपको पता है ना फिर वो इब्राहिम लोदी का ही कमांडर था जिसने किसको इनवाइट करा था भारत के अंदर. जल्दी बताओ किसको इनवाइट करा गया था कि इब्राहिम लोदी वीक है. उसकी सेना में से ही किसी ने इनवाइट करा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए. कौन था वो पर्सन, मतलब आया कौन इब्राहिम लोदी से लड़ने, ये तो बता दो यार. कौन आया था इब्राहिम लोदी से लड़ने? शाइनी, आशिमा, नहीं पता. मैं श्रेन से ये पूछ रहा हूं कि इब्राहिम लोदी यहां पर इससे हार गया. इब्राहिम लोदी वीक था. इसका खुद का एक मिलिट्री कमांडर था ना जिसने इनवाइट करा था एक पर्सन को बाहर से इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए. तो मैं कह रहा हूं वो कौन आया था बाहर से इब्राहिम लोदी से लड़ने? कौन आया था? बाबर को नहीं जानते हो तुम लोग यार? कैसी कैसी बातें करते हो. बाबर का नहीं जानते हो? बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? लास्ट लोदी रूलर यही था कि नहीं था? बताओ हाँ कि ना. ठीक है, क्या हो गया यार? ठीक है, तो एट घटोली नियर ग्वालियर. घटोली ग्वालियर में है. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था इसका नाम ग्वालियर का. ग्वालियर के पास की मतलब जो जगह है घटोली. तो लोदी जो है, इब्राहिम लोदी की बात हो रही है. ही रिपोर्टेडली स्टन्ड बाय हिज राजपूत एग्रेशन. किसके? यहां पर बात हो रही है राणा संघ से डरा हुआ था काफी ज्यादा. ही मूव्ड अगेंस्ट राणा संघ आर्मी इन 1590 सी. लेकिन फिर से इसको शिकस्त हार का सामना करना पड़ता है धौलपुर में. लोधी दस फॉट संघ रिपीटेडली ओनली टू बी डिफीटेड ईच टाइम. हर बार वो उससे हारता है. लूजिंग मच ऑफ हिज लैंड इन राजपुताना while the boundaries of Rana Sangh's military influence came to extend within the striking distance of Agra. आगरा तक उसकी फोर्सें पहुंच चुकी थी. और इब्राहिम लोदी था तो एक्चुअली दिल्ली का सुल्तान ही ना. दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख रूलर था, मेन रूलर था. आगरा तक उसका वर्चस्व जो था वो कायम था. लेकिन वहां पर राजपुताना एम्पायर को एक्सटेंड करते हुए जो राणा संघ है उसने विजय प्राप्त कर ली थी. तभी तो इब्राहिम लोदी की इसी वीकनेस को तो देखते हुए बुलाया जाता है. तो देखो, according to some legends, it was on the invitation of Rana Sangh that Babur invaded India in 1526. याद आया? प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने. लास्ट यही लाइन पढ़ी थी इब्राहिम लोदी के बारे में. ठीक है, राणा संघ इसको खुद बुलाता है. बट जस्ट आफ्टर अ ईयर राणा संघ फॉट अगेंस्ट बाबर इन द फेमस बैटल ऑफ खनवा नियर फतेहपुर सिकरी. ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर है ये जगह. ठीक है, फतेहपुर सिकरी 1527 सी में. जो राजपूत फोर्सेस थी राणा संघ की, ठीक है, सप्लीमेंटेड बाय द कंटिजेंट्स ऑफ हसन खान मेवाती एंड अफगान महमूद लोती एंड राजा मेदिनी राय ऑफ अलवर. इन सबने मिलकर बाबर के अगेंस्ट लड़ा था. ठीक है, अभी देख रहे हो ये पहले राणा संघ के अगेंस्ट थे यहां पर जब ये अलायंस बना. लेकिन इन सबने मिलकर फिर बाबर के अगेंस्ट लड़ा. द बैटल विच लास्टेड फॉर नॉट मोर देन 10 आवर्स. इट वॉज बिटरली कंटेस्टेड एंड बिकेम एन एक्सीडिंगली ब्रूटल अफेयर. किसने किसको हरा दिया 10 घंटों के अंदर? कौन जीता? बाबर की फोर्सेस जीत गई. ठीक है, बाबर ने लोधी को. वेरी गुड. ठीक है, तो बैटल विच लास्टेड फॉर नॉट मोर देन 10 आवर्स एंड इसके अंदर बाबर की फोर्सेस जीत गई. एट अ क्रिटिकल मोमेंट ऑफ बैटल द डिफेक्शन ऑफ सिलहती एंड हिज कंटिजेंट कॉज अ स्प्लिट इन द राजपूत फोर्सेस. मतलब इसने गद्दारी करी. याद है बैटल ऑफ प्लासे में भी गद्दारी होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ प्लासे वॉज नेवर फॉट. पता है वाली बात, उसमें भी गद्दारी होती है. ठीक है, सेम गद्दारी बिल्कुल सेम डिट्टो तरीके से सिलहती ने दिखाई. तो राणा संघ वाइल ट्राइंग टू रिबिल्ड हिज फ्रंट, इसको चोट लगी काफी ज्यादा
और वो बेहोशी की हालत में अपने घोड़े से गिर जाता है. राजपूत आर्मी थ्रू their लीडर was dead and fled in a disorder, thus allowing the Mughals to win. तो राणा संघ जो है इसको मतलब आराम से बैटलफील्ड से निकाल कर लाया गया सेफली by the Rathod contingent from Marwar. Unwillingly to admit defeat, he set out once more to rebuild his military and renew warfare with Babur. जैसे ये ठीक हुआ और इसने कसम खाई not to set foot in the चित्तौड़ हिल जब तक बाबर को ये हरा नहीं देता है. 1528 में दोबारा 2 साल के बाद, लगभग 1 साल के बाद, 1 से 1.5 साल के बाद 1527 में, फिर उसके बाद 1528 में दोबारा ही अगेन फॉट बाबर एट द बैटल ऑफ चंदेरी. और चंदेरी कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर. इससे पहले दोनों की लड़ाई कहां पर हुई? बैटल ऑफ खनवा. बेहोशी की हालत में घोड़े से गिर गया था और इसको इसकी फोर्सेस जो थी वो मतलब मारवाड़ रीजन में ले आई थी सेफली. तो ही फॉट बाबर एट बैटल ऑफ चंदेरी, मेदेरी राय की हेल्प करने के लिए, हु वॉज अटैक्ड बाय बाबर. बट कल्पी में ये बीमार पड़ जाता है फिर से और अपने कैंप में ही इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी की वजह से. ऐसा माना जाता है, हिस्टोरियंस के द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये बीमार नहीं हुआ था, इसी के नोबल्स ने जहर दे दिया था. हु थॉट दैट हिज रिनोल ऑफ वॉर विद बाबर वाज सुसाइडल, कि वैसे भी इसे मरना ही है रणभूमि में और फिर राजपुताना किंगडम की जो शान है, आन बान जो शान है, वो मिट्टी के हवाले हो जाएगी. इससे बेटर है कि इसको जहर देकर मार दिया जाए. लेकिन ऐसा हिस्टोरियन का एक ग्रुप कहता है. अब ये कितनी सही चीज है, कितनी गलत चीज है, ये कोई नहीं बता सकता. ओके, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट पोएट, सेंट एंड पैशनेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, द लेजेंडरी मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन थी. हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी. भक्ति सूफी मूवमेंट वाला जो हमारा चैप्टर आएगा, आई थिंक वो चैप्टर नंबर 15 है. हाँ 15 ही है. तो तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ये जो थी, ये बहू थी महाराणा संघ की. महाराणा संघ की बहू थी. शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ महाराणा संघ एंड महाराणा प्रताप टू बिलोंग टू हिज लीनेज. और महाराणा प्रताप इसी के खानदान से बिलोंग करता है. और आपको पता है ना, ये छोड़कर चली गई थी अपने पति वगैरह को क्योंकि इसके ऊपर बंदिशें थी, भक्ति नहीं करने दी जाती थी. जोधा के कंटेक्स्ट में भी आपको याद होगा, राजपूत औरतें काफी ज्यादा मनमोहित रहती कृष्ण भक्ति से, उनकी तरफ ओरिएंटेड रहती है. याद है जब शादी से पहले जोधा ने अकबर को अपने शिविर में बुलाया था तो उन्होंने बोला था शादी करने के लिए हमारी 2 मांगे हैं. एक, हमें अपना धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर नहीं करा जाएगा. तो अकबर कहता है कबूल है. दूसरी चीज, बहुत बड़ी चीज, अकबर अगर टॉलरेंट रूलर नहीं होता, औरंगजेब जैसा होता, तो वो जोधा और उसके पिताजी को काट कर रख देता. लेकिन फिर भी अकबर ने जोधा की इस बात को माना कि हिंदू प्रिंसेस हमारे खानदान में आ रही है हमारी बीवी बनकर. तो अकबर कहता है, वो जोधा कहती है उससे कि हम चाहते हैं कि शहंशाह आलम अपने महल में हमारे कृष्ण मंदिर को बनवाने के लिए अनुमति दे, परमिशन दे. और अकबर ये मान लेता है ये वाली बात. और वो कहता भी है कि हमें अच्छा लगा कि बेखौफ निगाहों से, बेखौफ जज्बातों के साथ जोधा बेगम ने जो हमसे जो शब्द कहे, वो कहता है इंशाअल्लाह लफ्ज व लफ्ज वो पूरे होंगे. और उसके बाद जो उलेमा थे, जो नोबल्स थे अकबर के कोर्ट में, उन्होंने बहुत विरोध करा कि हम शहंशाह आलम, आप एक बात बताइए, हम मुसलमान हैं, हमारा किला एक मुसलमान की शान है, आन बान शान है, आप कैसे उसमें एक हिंदू औरत को ला सकते हैं? आपने उनको बीवी बनाया तो बनाया, चलो ये तो एक पॉलिटिकल मसला हो सकता है, लेकिन आप मंदिर निर्माण करने की अनुमति दे रहे हैं जोधा बेगम को, ये लाजमी नहीं है, ये सही नहीं है. लेकिन अकबर, आप जानते हो, ही वॉज अ पैटर्न हु सपोर्टेड द या इन्वेंटेड द दीन-ए इलाही सिस्टम, एमलगमेशन ऑफ ऑल द मेजर रिलीजियस ऑफ दैट टाइम. श्रेया याद है, वो वेटिकन सिटी से बहुत सारे प्रीस्ट को, पोप्स को बुलाता भी था चर्चा करने के लिए धार्मिक मुद्दों पर. और ये वाला सिलसिला थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 25%, 10% हुमायूं ने भी जारी रखा था. अकबर का वो सिस्टम हालांकि फेल हो गया था दीन-ए इलाही, लेकिन फिर भी मेजर धार्मिक गुरुओं को वो
बुलाता था ताकि उनसे डिबेट्स एंड डिस्कशंस करी जाए, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा था आश्रम अपने जीवन काल में कि सारे के सारे धर्म एक ही बात करते हैं, बस सबकी वेशभूषा, सबकी परिभाषा अलग है, लेकिन सबकी सीख, सबकी जड़, सबका गोल एक ही है। भगवान को पाने का रास्ता एक ही है, सॉरी, भगवान तक जाने की मंजिल एक है, रास्ते पर सबके अलग अलग है। ये था कोर दीन इलाही का। लेकिन दीन इलाही पॉपुलर नहीं बन सका था बिकॉज ऑफ द ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट दैट वर प्रेवलेंट एट दैट टाइम। मध्यकालीन भारत के अंदर जो पुरानी बारबेरिक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखने वाले जो लोग थे, वो अकबर की थिंकिंग से मैच नहीं कर सकते थे। दैट इज वाई, दैट इज अ प्रोमिनेंट रीजन दैट दीन इलाही सिस्टम, ऑल्दो इट वॉज स्टार्टेड बाय अकबर ऑन अ वेरी फ्रूटफुल लाइन एंड विद वेरी पॉजिटिव इंटेंशन, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो सका। अकबर को इस इनिशिएटिव में सक्सेस नहीं मिल सकी। तो हमने ये सारे का सारे जो रीजनल किंगडम्स की जो कहानी थी वेस्टर्न इंडिया के अंदर, इसको खत्म करा, गुजरात, मालवा एंड मेवाड़ रीजन को। लास्ट टाइम आपने 2-3 चैप्टर्स पहले कश्मीर की हिस्ट्री को देखा था थ्रू द आइज ऑफ कल्हाण की बुक राजतरंगिनी। हम फिर से यहां पर नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे कि कश्मीर के हालात क्या थे। अगेन हमें रिलाई करना पड़ेगा कल्हाण की बुक राजतरंगिनी पर। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कश्मीर की हिस्ट्री को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।